दिल्ली में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत और आप को मिली करारी हार के बाद से इंडिया गठबंधन के वजूद पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को लेकर के घमासान शुरू हो गया है, जहां एक तरफ आपके कई नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली में मिली हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और होता। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आपकी हार का सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस ने छोड़ा साथ, दिल्ली में बिगड़ गई बात। केजरीवाल के वोट बैंक में कांग्रेस ने लगाई सही। ये तस्वीर दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा की है, जहां कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट जितेंद्र कोचर को बीजेपी के कार्यकर्ता कंधे पर उठाकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर मालवीय नगर में तीसरे नंबर पर आए। इस सीट पर बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने आपके सोमनाथ भारती को 2131 वोटों से शिकस्त दी है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर को यहां 6770 वोट मिले। मतलब अगर कांग्रेस यहां मैदान में नहीं होती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, और यही बात आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। अब देखिए, मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के और लीडर हैं, वो किसको चुनाव लड़ा रहे थे? पतंग को। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस ही हमें चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, मैं तो अपने मंचों पर कहता था कांग्रेस दिल्ली के अंदर वोट काटने का काम कर रही है, और उसका नतीजा कई सीटों पर देखने को मिला भी है। देखिए, मेरे हिसाब से गठबंधन होना भी चाहिए था, और मगर ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ डिमांड ज्यादा थी। अब आपको उन विधानसभा सीटों पर हार जीत का आंकड़ा दिखाते हैं, जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गजों का गणित बिगाड़ दिया। सबसे पहले बात नई दिल्ली विधानसभा सीट की। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के परवेश वर्मा ने 4089 वोट से हराया, जबकि तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित को यहां 4568 वोट मिले। यानी अगर कांग्रेस 7 चुनाव लड़ती तो यहां नतीजे अलग हो सकते थे। जंगपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने सिर्फ 675 वोट के अंतर से मनीष सिसोदिया को हराया, जबकि यहां कांग्रेस को 7350 वोट मिले। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर बीजेपी के शिखा रॉय ने महज 3188 वोट से आपके सौरभ भारद्वाज को मात दी, जबकि यहां कांग्रेस को 6711 वोट मिले। यानी यहां भी गठबंधन की सूरत में जीत के चांसेस थे। यही हाल तीमारपुर, बादली, नांगलोई जाट, मादीपुर, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, महरौली, छतरपुर, संगम विहार और त्रिलोकपुरी विधानसभा में भी देखने को मिला। मतलब एकदम साफ है, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब सीएम के चेहरे पर अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि सीएम की रेस में परवेश वर्मा, मोहन बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता के नाम आगे हैं। तो वहीं पूर्वांचली समाज से आने वाले मनोज तिवारी और पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। इस रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी है, लेकिन कुर्सी हासिल करना
इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी हर बार अटकलों से आगे निकलकर चौंकाने के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद सीएम पद के दावेदारों की भी लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा की बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है। और इस कतार में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा इन्हें और मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ बड़ी जीत हासिल कर दी, इसलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। नाम कई हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और एमपी, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। तो क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि महाकुंभ में चल रही धर्म संसद में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ 2025 में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अध्यक्षता में चल रही परम धर्म संसद में रविवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। यह निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर के दिए गए बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने मनुस्मृति को बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला ग्रंथ बताया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल 1 महीने में जवाब दें, माफी मांगे, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के बयान से मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। धर्म संसद राहुल गांधी के इस व्यक्तित्व की घोर निंदा करती है और उन्हें 1 महीने का समय देती है, या तो वे इसके पीछे के अपने मंतव्य को साफ करें,
कारण बताएं या फिर क्षमा मांगे। 1 महीने के भीतर यह भी बताएं कि उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित कर दिया जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा, 1 महीने बाद स्पष्ट जवाब नहीं आने पर राहुल गांधी को एक और रिमाइंडर दिया जाएगा। राहुल गांधी अगर इस पर भी कोई जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रस्ताव पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी से जल्द माफी मांगने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये सुपारी लेकर घूम रहे हैं, लगातार हिंदुओं पर आक्रमण और जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाकर ये किस संस्कृति को ऊंचा दिखाने आ रहे हैं स्पष्ट है। अब संतों ने यदि कोई मांग की है तो सोच समझ के की होगी और उसको गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए और नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो अब इसमें शंकराचार्य जी ने अगर ऐसा कहा है तो इस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में रहकर अगर सनातन धर्म के बारे में कोई उसका अपमान करता है तो उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेसी राहुल गांधी के पक्ष में आ गए हैं। धर्म सभा का हम पूरा आदर करते हैं, शंकराचार्यों का हम पूरा आदर करते हैं, जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं और जितने भी धर्म गुरु हैं सबका आदर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बीच में कूदने की बात कर रही है, जिस तरह की ये बात कर रही है और धर्म संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने मनुस्मृति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वायरल वीडियो में राहुल को इस प्रकार का बयान देते देखा और सुना जा सकता है। धर्म संसद में कहा गया कि इस बयान से मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावानों को पीड़ा हुई है। राहुल के बयान को धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना गया, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी संतों से माफी मांगते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच डीग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पहाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगी के 4 आरोपी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों के कब्जे से 64 सिम कार्ड और 4 मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। फर्जी सिम कार्ड बेचने का सरगना अंसार भी गिरफ्तार हुआ है। अब तक 1000 से ज्यादा सिम कार्ड ये आरोपी बेच चुका है। पुलिस की गाड़ी पर बैठकर मुख्य आरोपी अंसार ने रील बनाई थी और गाड़ी के बोनेट पर बैठे आरोपी की रील अब जमकर वायरल हो रही है। अब अंसार नाम का ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बोनेट पर बैठकर आरोपी खुद को शहंशाह बताते हुए ये रील बनाकर के डाली गई थी, जो रील अब वायरल हुई है। तो वहीं महाकुंभ में आस्था का सैलाब इस कदर उमड़ा कि मुख्य सड़क से लेकर गलियों तक वाहनों से पैक हो गई हैं। प्रयागराज जाने वाले रास्ते कई किलोमीटर तक जाम से अटे पड़े हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रयाग का चप्पा चप्पा जाम, घरों तक पहुंचना भी चुनौती। आस्था का सैलाब, बेबस हुआ शहर। हर चौराहे पर बेहिसाब भीड़ है, हर मोहल्ले में जाम है। जहां से गुजरेंगे वहां श्रद्धालुओं की भीड़ है। क्या बाजार, क्या पार्क, प्रयाग शहर का एक एक कोना इस वक्त श्रद्धा और भक्ति के इस सैलाब का सामना कर रहा है। बसंत पंचमी के बाद से श्रद्धालुओं का जो रेला आना शुरू हुआ वो विशाल होता जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर के लोगों के लिए चुनौती बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दुश्वारियां हिंदू हॉस्टल के आसपास के इलाके में हो रही है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु ने डुबकी लगाया, उसके बाद बसंत पंचमी के बाद भी डुबकी लगाने वालों का तांता यहाँ नहीं टूट रहा। हमारे पीछे देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर अभी इतना लंबा जाम लगा हुआ, जो कि हिंदू हॉस्टल या मौजूद है यहाँ पे। हम लोग इसके बाद से यहाँ पे एक पार्किंग हिंदू हॉस्टल में बनाई गई है, इससे तुरंत आगे मुस्लिम हॉस्टल में भी एक पार्किंग बना दी गई है। लेकिन यहाँ पे लोगों को संगम तक जाने का जो पुलिस से जद्दोजहद है वो जारी है। वहीं कितने एम्बुलेंस भी यहाँ गाड़ियां आपको नजर आएंगी जो इस भीड़ में फंसी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि इन गाड़ियों को जो है यहाँ से वापस करके पार्किंग में भेजा जा रहा है। खास मुश्किलें ये भी हैं कि स्टेशन से निकली भीड़ सीधे संगम नोस तक पहुंचना चाहती है,
जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जगह जगह डायवर्जन के जरिए भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस डायवर्जन का असर पूरे शहर पर पड़ रहा है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। यही वजह है कि शहर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। मेला से जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक चल रहा है, बस स्लो चल रहा है, वाहनों का दबाव ज़्यादा है, उसकी व्यवस्था पूरी है। पर्याप्त पुलिस बल है हमारा यहाँ, मैं भी यहीं पर हूँ, कप्तान साहब भी क्षेत्र में ही हैं, हम लोग कंट्रोल में किए हुए हैं। तो यहाँ पे पुलिस की ओर की पहली प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हालांकि उनका पुलिस अधिकारियों का यह भी मानना कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक शुरू है, लेकिन उनकी यह कोशिश है कि यह व्यवस्था बेहतर हो सके। डीएस यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। फिलहाल इस वक्त शहर के जो हाल हैं वो यही बता रहे हैं कि शहर में कई जगहों पर तिल भर पांव रखने की जगह नहीं है। तो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वीकेंड पर लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि अयोध्या और वाराणसी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आस्था के इस ट्रायंगल में इन तीनों शहरों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। लोग कई घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए रहे। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में आस्था का ट्रायंगल। राम मंदिर में महाकुंभ का जनसैलाब। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ के चलते प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों को रामलला के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मजा आ गए। भीड़ है तो क्या हुआ, राम के भक्त पे क्या भीड़ क्या है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। पर इतने आए पूरे भारतवर्ष से विश्व आए लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए अयोध्या का पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर आया है। देखिए, अयोध्या धाम में लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। डाइवर्जन प्लान है, ज़्यादा भीड़ बढ़ने पे हम लोग डाइवर्जन कराते हैं और विभिन्न स्थानों पे पॉइंट पे ड्यूटियां लगाई गई हैं। यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कुछ ऐसे ही हालात बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में भी। महाकुंभ के पलट प्रवाह के बाद लाखों की संख्या में लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। काशी में सड़क से लेकर मंदिर और घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ दिख रही। बहुत अच्छे दर्शन हुए रामलला के। भीड़ बहुत भीड़ है, लेकिन व्यवस्था भी अच्छी है। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अयोध्या और काशी श्रद्धालुओं का भारी दबाव झेल रही है, लेकिन हर एक परेशानियों पर आस्था भारी दिखाई दे रही है। तो वैसे तो हाईवे पर जाम दिख रहा है, लेकिन प्रयागराज के आसपास के जिलों में ट्रैफिक का दबाव जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जाम जैसे हालात नहीं दिख रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त की वजह से ट्रैफिक अब ठीक चल रहा है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अयोध्या, काशी और विंध्यवासिनी मंदिर जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु विंध्याचल पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग, मिर्जापुर औराई मार्ग और मिर्जापुर गोपीगंज मार्ग पर कई किलोमीटर का जैम लगा है। हम इस वक्त नटवा तिराहे पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये प्रयागराज की ओर से आ रहा है, ये कुंभ की ओर से ये रास्ता आ रहा है। ये हाईवे है जो प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी को जोड़ने वाला ये नटवा तिराहा है और आप देख सकते हैं ये लाइन है जो लगातार कई दिनों से ये जो लाइन है गाड़ियों की वो लगातार बनी हुई है और लाखों, अब तक में बताया जा रहा है कि कल की अनुमान जो बताया जा रहा है कि 5 लाख गाड़ियां इसी रास्ते से गुजर चुकी हैं।
वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी लाखों की संख्या में लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। जो लोग प्रयागराज में संगम स्नान करने जा रहे हैं, वो वाराणसी भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे सड़कों से लेकर मंदिर और घाट के साथ ही रेलवे स्टेशनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। आम श्रद्धालुओं को लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है और वो उसके उपरांत यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा करने से जो जितने भी ये श्रद्धालु हैं उनको लिए जगह यहाँ पर पर्याप्त मिल रही है और वो यहाँ पर भ्रमण कर पा रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज से लोग अयोध्या नगरी जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां भी आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर गाड़ियों की संख्या ज्यादा है और एक के पीछे एक हजारों की संख्या में कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर है और आपको सीधे तौर पर भूपिया मऊ इलाके से हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो वाहनों की आप कतार देख रहे हैं, ये वाहन प्रयागराज गंगा से स्नान करते हुए ये अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी स्नार्थी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहां पर स्नान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, उसके बाद वो अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, जिसके चलते रोडों पर भारी दबाव बना हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क है कि शहर में कहीं जैम न लगे और इसके लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही पुलिस वाले सड़क पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उतरे हुए। अयोध्या प्रयागराज हाईवे प्रतापगढ़ से होकर जाता है और कोशिश ये है कि यहाँ पर किसी तरह का जैम न लगे। प्रयागराज और वाराणसी के बीच का यह हाईवे 9 फरवरी की रात से जैम था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ सामान्य है। गाड़ियां आराम से जा रही हैं और कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है।